गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि यदि जिन बच्चों ने अपने आंसर शीट मैच कर लिए हैं और उन्हें लगता है कि इस बार मेरा नेट नहीं होगा, सो उन्हें जो है रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। आपको जो है अपने जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको पूरी तरीके से जुट जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में बहुत ब्रॉड आपको पढ़ना पड़ता है। आप जितना भी पढ़ के जाएँगे वो आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए कम होता है। सो आप कोशिश करें कि यदि आपको क्लियर हो गया है कि इस बार मेरा नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है, और यदि आपको ऐसा भी लग रहा है कि मेरा जो है नेट इस बार निकल जाएगा या जेआरएफ हो जाएगा, तब भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। व्हाई? क्योंकि यदि आप पीएचडी एंट्रेंस में एंटर करेंगे तो आपको इंटरव्यू में रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चंस किए जाते हैं, और जो आप प्रपोजल लेके जाते हैं उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। यदि किसी बच्चे ने सिर्फ पीएचडी उसकी क्वालिफाई हो रही है, यानी जो लेवल 1 ही वो जो है क्रॉस कर रहा है, सॉरी लेवल 3 क्रॉस कर रहा है वो, तो उस बच्चे के लिए तो ये मैंडेटरी है कि क्योंकि यदि उसे आगे चल के पीएचडी करनी है और एंट्रेंस टेस्ट निकालना है किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रिपरेशन अभी वो स्टार्ट रखें, ना कि प्रिपरेशन को वो अपने बंद कर दें। सो एज़ वी ऑल नो, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वी आर रेडी टू गुड टू गो। सो एज़ वी ऑल नो कि जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों चलती है। पेपर सेकंड में बेसिकली हमारे होम साइंस की क्लासेस चलती हैं। पेपर फर्स्ट में हम ऑल जितने यूनिट है 10 यूनिट है उनको कवर करते हैं। पेपर फर्स्ट की जो आपकी क्लासेस होती हैं वो बेसिकली 6 पीएम होती हैं, जो मैं इवनिंग में आपको लेती हूँ। और एक जो चीज़ इसमें आपको ये क्लियर करना है कि ये जितने भी मेरी क्लासेस जाते हैं वो आपको डाउनलोडेड फॉर्म में मिलेंगे, यानी आपके जो है लाइव क्लासेस नहीं अभी मैं कंडक्ट करती हूँ। सो फ्यूचर में मेरा ऐसा प्लान है कि लाइव क्लासेस भी आपके कंडक्ट होंगे। ये जो हमारे क्लासेस होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे होते हैं, और संडे को जनरली आपके मैराथन होते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे जा कर के यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं और यहाँ से जो है अपने कंटेंट को पढ़ सकते हैं। कंटेंट जो मैं प्रोवाइड करती हूँ वो आपके बाइलिंगुअल होते हैं, और जो पेपर सेकंड है उसकी बेसिकली जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो 11:30 चलती हैं, यानी मॉर्निंग में चलती हैं। ये भी क्लासेस हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे होती है, और संडे को जो है मैं मैराथन कंडक्ट करती हूँ। ये इसकी भी जो पेपर सेकंड है इसमें भी आपके जो है जो पेपर होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। इससे पहले जो हमने क्लासेस मॉर्निंग में कवर किए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की, उसमें मैंने आपकी थियरी बेस्ड सारी जो भी क्वेश्चन है थियरी मैंने स्टार्ट कर दिया है, यानी टॉपिक वाइज आपको मैं एक एक कंडक्ट करा रही हूँ। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जा कर के कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आज जो है हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको उसमें डिस्क्राइब करती चलूँगी, यानी एक्सप्लेन करती चलूँगी। आप चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, सो दैट इस तरीके की जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, कोई अलग टॉपिक आप चाहते हैं उस पे कोई चाहते हैं प्रिपरेशन करना, किसी अलग टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता है, तो यू कैन कमेंट कर सकते हैं आप इस पे। और यदि किसी अदर कोई इंक्वायरी है वो भी आप उस पे वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द आज जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने बेसिकली टेक्सटाइल से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके डाले हुए हैं। सो जितने भी टेक्सटाइल के क्वेश्चन होंगे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द पर्पस ऑफ वेटिंग एजेंट इन टेक्सटाइल केमिकल ट्रीटमेंट इज़ टू रिड्यूस्ड, यानी वस्त्र में रासायनिक उपचार में गीला करने वाले कारकों के प्रयोग का उद्देश्य क्या कम करना होता है, यानी जो उसके अंदर वेटिंग एजेंट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके लस्टर, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच। पीएच लेवल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैंने लिया था उसमें मैंने आपको पीएच लेवल बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि पीएच लेवल कौन कौन से पीएच लेवल होते हैं जो आपके एक्रिलिक सॉरी एसिडिक होते हैं, और कौन से आप कहाँ से कहाँ मतलब कितने नंबर के आपके जो हैं एल्केलाइन आते हैं, और कितने नंबर से आप जब ऊपर की तरफ आते हैं तो वो आपके एसिडिक आते हैं। तो ये आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बेसिकली यदि इस पॉइंट पे आपका आता है तो ये हमारा एसिडिक हो जाता है। और नीचे यदि आपका आ गया कि 6 से लेकर के, यानी यहाँ पे 1 से लेकर के
1 से लेकर के आपका 6 तक यदि आता है तो ये हमारा एसिडिक हो जाता है नेचर, और यदि यहाँ पे यानी 6 से अधिक और 7 से कम यदि होता है तो ये हमारे न्यूट्रल होता है। और इसके बाद आपका 7 से लेकर के यदि 10, 12, 23 ऐसे करके जितने भी आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे वो हमारे एल्कलाइन में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट आपके ऑप्शन गिवन है सरफेस टेंशन। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द लस्टर, यानी उसके अंदर जो है चमक आती है, लस्टर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका इन फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन द, यानी फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में जो होता है वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन गिवन है आपके फैब्रिक रिमेन्स स्टेशनरी एंड द स्क्रीन मूव्स ऑन कैरीज। कपड़ा एक कैरीज पर चलता है, यानी एक जो है कैरीज है उस पर चलता है, और स्क्रीन जो है स्थिर रहती है, यानी जो स्क्रीन है वो बेसिकली हमारी स्टैटिक होती है, स्थिर होती है। कपड़ा और स्क्रीन दोनों मूव करते हैं, यानी कपड़ा और स्क्रीन दोनों साथ में चलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द, जो एक कैरीज होता है उस पर कपड़ा बेसिकली मूव करता है, और जो स्क्रीन होती है वो हमारी स्टैटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AOPS निम्न में से किन प्रक्रियाओं का संयोजक है, यानी किन का कॉम्बिनेशन है, यानी किस प्रोसेस का वो कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन गिवन है ओजोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्ट्रावायलेट किरण, या फिर जियोलाइट फिनॉल नाइट्राइड, या फिर फार्मेडिहाइड और बेंजेट, या फिर ओजोन बेंजेट और जियो आइलट। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द ओजोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आपका और मिल जाता है क्या, अल्ट्रावायलेट किरणें। इन सब के रिएक्शन से जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, इनके होने से जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो AOPS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस रंजक को अपचयित कर सूती सामग्री पर प्रयोग कर उसे ऑक्सीकृत करते हैं, यानी दिस डाई इज पुट ऑन अ cellulosic material in a reducing state and it and is then oxidized। बेसिकली किस पे किया जाता है, एजो डाई, डायरेक्ट डाई, सल्फर डाई एंड इंडिगो डाई। सो इसमें जितनी भी डाइज गिवन है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में आज इसे नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी सेशन लिए हैं टेक्सटाइल के, उसमें मैंने आपको एजो डाई, डायरेक्ट डाई, सल्फर डाई एंड इंडिगो डाई, और साथ ही साथ डायरेक्ट डाई कौन सी है, इनडायरेक्ट डाई कौन सी है, इन सभी को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं आप। आज इसका मैं बेसिकली आपको आंसर बता देती हूँ। सो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा दैट इज़ द डायरेक्ट डाई। नेक्स्ट वन इज वेटिंग इज डन इन, किस में बेसिकली होता है, एसिडिक कंडीशन में, या फिर एल्कलाइन कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में, या फिर नॉन ऑफ द एबव। सो जो वेटिंग होता है वो बेसिकली हमारा होता है एल्कलाइन कंडीशन में, यानी क्षारीय परिस्थितियों में, यानी क्षारीय परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी गमिंग इज डन फॉर, डी गमिंग बेसिकली किस पे होती है। तो इससे पहले भी मैंने सिल को बहुत ब्रॉड लेवल पे आपको बहुत अच्छे तरीके से सिल को बताया है, उसमें उसके प्रोसेस क्या क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या होती है, और हार्वेस्टिंग से लेकर के उसकी यान के बनने तक, फाइबर में कन्वर्ट होने तक, उसकी प्रिंटिंग होने तक मैंने आपको बताया है। सो जो डी गमिंग होती है बेसिकली हमारी सिल्क पे होती है, कॉटन मटेरियल पे नहीं होती है, सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उन पे नहीं होती है, और वूल पे नहीं होती है। वूल के लिए कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसमें बेसिकली वूल में जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जितने भी डस्ट होते हैं, जो भी प्राकृतिक उसमें जो पत्तियां लगी होती हैं या किसी प्रकार के उसमें गंध है, उन सभी को उसके माध्यम से कार्बोनाइजिंग की क्रिया के द्वारा निकाला जाता है और साफ़ किया जाता है। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द रेशम। नेक्स्ट वन इज़ which is the process to produce diagonal। so as we all know, मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि डायगोनल लाइन हमेशा ऐसे होती है। डायगोनल लाइन, जो डायगोनल लाइन से बेसिकली जो कपड़े बनते हैं वो ट्विल बुनाई में डायगोनल लाइन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। मल्टी कलर्ड रेजिस्टेड पैटर्न कौन से बनाते हैं, ऑप्शन गिवन है आपके लिपाई, लहरिया, मोटरा एंड पिलिया। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द लिपाई।
इसका मैं फ़िगर मैं यहाँ पे मेंशन कर ले रही हूँ, फ़िगर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें बेसिकली जो है इसका फ़िगर होता कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो नेक्स्ट सेशन होगा इसमें मैं इसको कवर कर दूँगी क्योंकि मैंने इसको नहीं समझाया तो नेक्स्ट सेशन में आपको कवर कर दूँगी। ब्लॉक प्रिंटिंग में आउटलाइन ब्लॉक को क्या कहते हैं? यानी इन अ ब्लॉक प्रिंटिंग आउटलाइन ब्लॉक इज़ नोन एज़ किस नाम से जाना जाता है? यानी ब्लॉक प्रिंटिंग सबको पता है एक लकड़ी की ब्लॉक्स होती है जिसमें पेंट को डिप किया जाता है। डिप करने से पहले फ़ोम पे उसे लगाया जाता है एंड आफ्टर दैट जो है उसे फैब्रिक पे प्रिंट कर दिया जाता है, प्रेस करके उसे प्रिंट कर दिया जाता है। ये बेसिकली अभी तो ये मशीनों के द्वारा भी होने लगा है, इससे पहले जो है हाथ के द्वारा ये किया जाता है यानी मैन-मेड प्रक्रिया के द्वारा इसे जो है संपन्न किया जाता था। सो ऑप्शन आपके इसमें गिवन है रेक, गढ़ एवं डट्टा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द थर्ड नंबर ऑप्शन। Next one is Ramajol and Procyon are subclasses of which main class of dye? सो मैंने डायरेक्ट डाई, वेट डाई, एजो डाई, रिएक्टिव डाई इन सभी को मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। सो ये पूछ रहा है कि इसमें से सब क्लासेस किसके हैं यानी कौन सी डाई ऐसी है जिसका सब क्लासेस जो हैं ये रामाजोल और पोशियन से जाने जाते हैं। सो ये हमारी जो है वेट डाई है इसके जो दो सब उपवर्ग हैं उन्हें जो है रामाजोल और पोशियन से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज इन अ डाई बेस्ड प्रिंट पेस्ट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी डाई आधारित प्रिंट पेस्ट में ऑक्सीकरण का कार्य क्या करा कहलाता है। ऑप्शन गिवन है प्रोवाइड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी विच मीन्स उसको गाढ़ापन देना, विस्कोसिटी हो जाना, या फिर मेंटेन मॉइस्चर यानी नमी को बनाए रखना, प्रिवेंट फोस्टिंग ऑफ प्रिंट्स यानी जो भी छपे हैं उन्हें उखेड़ना, और नेक्स्ट गिवन है आपका इंक्रीज ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन। सो जो यानी जो उसमें आवश्यकता है यानी जो उसकी पानी सोखने की क्षमता है उनको इंक्रीज कर देता है। सो ये जो होता है ये बेसिकली जो होता है ये इंक्रीज करता है वाटर ऑब्जर्वेंसी को यानी जो भी उसमें वाटर की ऑब्जर्वेंसी है वो ज़्यादा होने लगे। नेक्स्ट वन इज एल्गिनेट इज, एल्गिनेट क्या है? ये बेसिकली एक टर्म है, एल्गिनेट है यानी एल्गिनेट इज। आप इसे ध्यान रखेंगे, इस तरीके के टर्म यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं। यह एक प्रकार का थिकनर है या फिर लेवलिंग एजेंट है यानी उसको मुलायम रखता है, लेवलिंग रखता है, या फिर सॉफ्टनेस है यानी मृदु है, या फिर फोमिंग है यानी उसके अंदर फोमिंग एजेंट है यानी उभरा उभरा हुआ। आप उन्हें जो है यदि प्रेस करते हैं तो वो प्रेस होता है एंड देन फिर अपने प्रॉपर अवस्था में आ जाता है यानी प्रॉपर स्टेज में आ जाता है जिसमें वो पहले से है। सो इसमें ये जो लिग्नेट होता है ये एक प्रकार का थिकनर होता है, लिग्नेट एक प्रकार का थिकनर होता है। अब ये जो थिकनर है और बाइंडर है दोनों में बहुत माइनर डिफरेंट है। बाइंडर बेसिकली मिलाया जाता है जो भी रंग है वो उसकी मतलब वो रंग दूसरे किसी अन्य कपड़े पे ना छूटे इसलिए बाइंडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है उत्कीर्ण रोलर स्क्रीन किस धातु से बना होता है? यानी जो उत्कीर्ण रोलर स्क्रीन होता है वो किससे बना होता है? स्टील से, एल्युमिनियम से, कॉपर से, या फिर जस्ते से, जस्ती जस्ती लोहे से। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो बेसिकली बना होता है स्टील से, ना ही एल्युमिनियम का नहीं बना होता है, कॉपर का भी नहीं बना होता है, और जस्ते का भी नहीं बना होता है। नेक्स्ट वन इज डिस्प्योर डाइज आर द मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिंटिंग यानी जो डिस्पर्स डाई है वो किसके लिए ज़्यादा सुटेबल है? ऑप्शन है कॉटन, सिल्क, जूट एंड पॉलिस्टर। सो ये जो डिस्पर्स डाई है बेसिकली कॉटन के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है, सिल्क, जूट एंड पॉलिस्टर के लिए ये उतना यूज़फुल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिकनर्स सस्टेनेबल फॉर पॉलीमाइड प्रिंटिंग हैव यानी पॉलीमाइड प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त कौन सा इसमें से जो है स्थूलक होते हैं यानी कौन सा इसमें से जो है उसके थिकनर्स में आपके आ जाते हैं। ऑप्शन गिवन है लो विस्कोसिटी यानी जो है उसके अंदर विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन उसका कम है, हाई विस्कोसिटी यानी ज़्यादा है, जीरो यानी शून्य है यानी है नहीं, शून्य है मतलब नाम मात्र है, या फिर नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई आपका नहीं होगा। ज़ीरो विस्कोसिटी नाम मात्र नहीं विच मीन्स है ही नहीं, जीरो विस्कोसिटी यानी उसके अंदर कोई विस्कोसिटी है ही नहीं।
सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द कम सन्यता वाले, यानी लो विस्कोसिटी, यानी उसकी जो विस्कोसिटी यानी उसमें जो गाढ़ापन है वो क्या है, कम होता है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट प्रोडक्टिव मेथड फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज, वस्त्र छपाई की सबसे उत्पादक विधि है, ऑप्शन गिवन है आपके, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑटोमेटिक फ्लैट बेड प्रिंटिंग, या फिर ब्लॉक प्रिंटिंग एंड स्टेंसिल प्रिंटिंग। सो ब्लॉक प्रिंटिंग को मैंने अभी आपको समझा दिया कि एक लकड़ी का बना ब्लॉक होता है जिसमें कलर को डिप किया जाता है और वस्त्र पे चढ़ाने से पहले उसे फॉर्म पे पेस्ट किया जाता है एंड आफ्टर दैट जो है उसे वस्त्र पे अप्लाई कर दिया जाता है, यानी क्लोथ पे अप्लाई कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे स्टेंसिल प्रिंटिंग होती क्या है। स्टेंसिल प्रिंटिंग बनाने से पहले हमें एक मोटिफ डिज़ाइन तैयार कर लेना पड़ता है। उस डिज़ाइन को स्टेंसिल पे लगाया जाता है और स्टेंसिल कटर के द्वारा बहुत फाइन और ध्यान से उसे कटिंग की जाती है और स्टेंसिल को वस्त्र पे रखा जाता है। वो स्टेंसिल जो होती है एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उसे वस्त्र पे रखा जाता है और उसके बाद जो है उस पे पेंटिंग की जाती है। तो जो भी आप स्ट्रक्चर बनाए होते हैं वो स्ट्रक्चर जो है आप फैब्रिक पे आ जाता है। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग एंड ऑटोमेटिक फ्लैट बेड प्रिंटिंग, आपको पता ही है ऑटोमेटिक फ्लैट बेड प्रिंटिंग यानी इसमें जो है ऑटोमेटिक प्रिंटिंग होती है और जो बेड होता है, जो स्क्रीन होती है वो फ्लैट यानी सीधी होती है, हॉरिजेंटल होती है, फ्लैट होती है, समतल होती है। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग आपकी हो गई, यानी जो रोटेट करता है, ये स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई। सो इसमें जो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द स्टेंसिल प्रिंटिंग, दैट इज द स्टेंसिल प्रिंटिंग। नेक्स्ट वन इज अलिजरीन निम्न में से किस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है, ऑप्शन है वेट डाई, मॉडर्न डाई, सब्सटेनिव डाई, या फिर आपकी क्रियात्मक यानी रिएक्टिव डाई जो रिएक्ट करती है वाटर के साथ। सो इन सारे डाइज को मैंने बताया कि कौन से डाइज जो है वाटर के साथ मॉलिक्यूल बनाती है, कौन सी जो है और वाटर के साथ आयनिंग बॉन्ड बनाती है, ये सारा मैंने आपको कवर कराया हुआ है इससे पहले के सेशन में। सो आज हम सिर्फ आंसर ही कवर करेंगे। सो इसमें जो आंसर करेक्ट होगा दैट इज द वेट रंजक श्रेणी यानी वेट डाइज। नेक्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेनेट यूज इन टेक्सटाइल इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट इज, यानी जो स्कंदन का उदाहरण है एक्टिवेटेड कार्बन, या फिर फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन प्रोक्सीडाइज, पेरोक्साइड, या फिर सोडियम क्लोराइड। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज सूती वस्त्रों पर विनाइल सल्फोन क्रियाशील रंजक निम्न में से किस परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन गिवन है अल्कलाइन पीएच में जो अभी अभी मैंने आपको समझाया, या फिर न्यूट्रल पीएच यानी जो 6 के बाद और 7 से अधिक हो, 7 से कम हो और 6 से अधिक हो यानी 6 पॉइंट से ज़्यादा हो और 7 पॉइंट से कम हो, या फिर एसिडिक नेचर यानी इसमें आता हो और एल्कलाइन विच मीन्स ये 7 पॉइंट हो या इससे कम हो, या फिर स्लाइटली एसिडिक पीएच हो उसका। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द नेचुरल पीएच यानी उदासीन पीएच। नेक्स्ट वन इज कॉटन पर क्रियाशील रंजक से छपाई करने के लिए सबसे उपयुक्त थिकनर कौन सा है, ऑप्शन गिवन है स्टार्च, कार्बोक्सिलिल मिथाइल सेलुलोज, या फिर सोडियम लिग्नाइट, या फिर गम एरबिक। सो जो कॉटन के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है वो होता है स्टार्च। इन तीनों को भी मैंने जो गम एरबिक है इनको सोडियम इसे और सोडियम एल्गेनाइट, कार्बोमिथाइल सेलुलोज, इन सभी को मैंने डिटेल इससे पहले सेशन में कवर किया है। सो आप वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऊन की वह विशेषता जो उनके कार्बोनाइजेशन की में मदद करती है वह है उसकी क्या है, ऑप्शन गिवन है आपके, क्षारों के प्रति प्रतिरोधक होती है, या फिर अम्लों के प्रति प्रतिरोधक होती है, या फिर वो जो हाई टेम्परेचर है उसके प्रति रेजिस्टेंस होती है, या फिर कोल्ड वेदर यानी ठंडे तापमान के प्रति जो है रेजिस्टेंट होती है। तो इसमें ये बेसिकली होता है कि रेजिस्टेंस टू एल्कलाइन यानी क्षारों के प्रति जो होती है प्रतिरोधकता इसके अंदर होती है जब कार्बोनाइजेशन क्रिया उन पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्लिमेशन ट्रांसफर प्रिंटिंग सबसे उपयुक्त है किसके लिए, कॉटन, पॉलिस्टर, सिल्क, या फिर एक्रेलिक के लिए। सो यहाँ पे पूछा है सब्लिमेशन यानी जो सब्लिमेशन ट्रांसफर प्रिंटिंग है, ट्रांसफर प्रिंटिंग तो आप सबको पता ही होगा कि जो ट्रांसफर प्रिंटिंग होती है उन्हें जो है ट्रांसफर प्रिंटिंग किया जाता है, यानी दोनों तरफ से जो है इसमें
कौन सा राइट एंड कौन सा बैक पार्ट है, यानी फ्रंट और बैक, इसमें रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना जो होते डिफ़िकल्ट होता है। सो जो सब्लिमेशन ट्रांसफ़र प्रिंटिंग है कॉटन, पॉलिस्टर, सिल्क या एक्रिलिक, सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द एक्रिलिक के लिए ये जो है ज़्यादा सूटेबल होती है। इंडिगो है क्या वेट डाई या फिर कैटोनिक डाई या फिर एसिडिक डाई या फिर डिस्पर्स डाई। सो इंडिगो को भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। इंडिगो क्या है, कैसे बनता है, ये सारा मैंने अलग इससे पहले सेशन में बताया है। सो जो ये बेसिकली इंडिगो है एक डिस्पर्स डाई। देख इंडिगो के जो वस्त्र होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको जो भी जीन्स वगैरह होते हैं वो उसको आप देखेंगे इंडिगो कलर से ही ज़्यादा रंगे जाते हैं। और जो ये इसमें इंडिगो की जब कलरिंग होती है तो इसमें एक जो यान होता है उसको एज इट इज़ यानी प्लेन यानी वाइट रखा जाता है, बाकी जो 2 यान होते हैं उन्हें जो है इंडिगो डाई में रंगा जाता है और आफ्टर दैट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग आगे उसका प्रोसेस किया जाता है, यानी उससे कपड़े जो है बनाए जाते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड है क्या डिफॉर्मिंग एजेंट या फिर मॉडरेट है या एक तरीके का ब्लीच है या फिर डाइंग आपके डाइंग त्वरक है यानी रंजक त्वरक है। सो ये हमारा जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है एक तरीका डिफॉर्मिंग एजेंट है यानी डिफॉर्मिंग एक एजेंट है। नेक्स्ट वन इज इन पिगमेंट प्रिंटिंग पिगमेंट फिक्सेशंस इज डन बाय किसके कारण होता है क्यूरिंग पैडिंग एजेंट एंड स्टीमिंग यानी भाप। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द क्यूरिंग के द्वारा। नेक्स्ट वन इज छपे हुए वेट रंजक को फ्लैश एजिंग विधि द्वारा स्थिर यानी स्टैटिक करने की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ऑप्शन गिवन है आपके हाई स्टीम पैड स्टीम प्रोसेस पैड डाई क्यूर प्रोसेस या फिर डाई नेचुरल स्टीमिंग प्रोसेस या फिर डाई एसिड स्टीम प्रोसेस। सो ये हमारा जो होता है वो डाई एसिड स्टीम प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है छपे हुए जो वेट रंजक है उनको फ्लैश एजिंग विधि द्वारा स्थिर किया जाता है। तो इनको बेसिकली कहते हैं डाई एसिड स्टीम प्रिंटिंग। नेक्स्ट वन इज घुलनशील वैट रंजकों के माध्यम से गैर वाष्प विधि छपाई करने में निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। यानी वाइल्ड प्रिंटिंग जब प्रिंटिंग होती है विद सब्लिनाइज्ड वेट डाइज बाय नॉन स्टीमिंग मेथड विच केमिकल इज यूज टू, यानी कौन सा केमिकल इसमें यूज किया जाता है। अमोनिया अमोनिया सल्फोसाइनाइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर अमोनिया वाना या फिर सोडियम नाइट्रेट। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सोडियम क्लोरेट। ट्रांसफर प्रिंटिंग प्रत्यक्ष विधि से छपाई का एक उदाहरण है। ट्रांसफर प्रिंटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग ट्रू फॉल्स नॉट श्योर। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ट्रू, यानी जो ट्रांसफर प्रिंटिंग है वो एक प्रकार की जो है डायरेक्ट स्टाइल है प्रिंटिंग की। नेक्स्ट वन एमाइलेज है क्या एंजाइम है स्टार्च है गम है या फिर ब्लीच है। सो सभी को पता होगा कि अमाइलेज जो है वो हमारा एक तरीके का एंजाइम है। छपाई एक विधि जिसमें रंग को अनिवार्य रूप से एक स्टेंसिल प्रक्रिया कपड़े पर स्थानांतरित की जाती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन गिवन है ब्लॉक प्रिंटिंग डाई एंड टाई एंड डाई प्रिंटिंग फ्लॉक प्रिंटिंग या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग। सो मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग आपको बता दिया। टाई एंड डाई प्रिंटिंग जो होती है वो रेजिस्टेंट प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। इसमें किसी भी वस्तु के द्वारा जो है कपड़े में एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, एक आकृति क्रिएट की जाती है। इसमें छोटे-छोटे आप ट्रेडिशनल यदि किसी टाई एंड डाई को देखेंगे तो इसमें छोटे-छोटे पिन्स आपको लगा कर के इनकी डाइंग की जाती है या फिर कुछ इसमें जो है ग्रेन्स वगैरह लगा के भी डाइंग की जाती है या फिर कोई मटर है या फिर चना है उनको अंदर पुट करके ऊपर से इन्हें जो है धागे से बांधने के बाद इसकी डाइंग की जाती है। अंदर जब ये ओपन होता है या फिर कॉइन अंदर फिट करके जो है बांध करके इसकी डाइंग की जाती है। और जब ये कपड़ा जो है पूरी प्रॉपर तरीके से सूख जाता है फिर इसकी जो है जितने भी उसमें पार्ट अंदर बंधे हुए हैं उन्हें ओपन किया जाता है तो वो एक स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करके देता है। फ्लॉक प्रिंटिंग है स्क्रीन प्रिंटिंग मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रीन प्रिंटिंग में बेसिकली स्क्रीन को बनाया जाता है, उसमें जो भी आपको प्रिंटिंग चाहिए होती है
वो मोटिव उस पे अप्लाई किया जाता है। और स्क्रीन के चारों तरफ मोटिव को छोड़ के, आई रिपीट अगेन, मोटिव के एरिया को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द एरिया बच रहे हैं वहाँ पे एनिमल पेंट लगाए जाते हैं, जिससे वहाँ पे कलर ना जाए और वस्त्र पे ना चढ़े। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द स्क्रीन पेंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में इस तरीके की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट वन इज क्रियाशील रंजक रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया कर तंतु में हाइड्रोक्सिल समूह के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सॉल्ट लिंकेज या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से जो है कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। सो इसमें से मैंने सॉल्ट लिंकेज ब्लॉक आप सबको नहीं बताया है, मैं यहाँ पे नोट कर ले रही हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि जो सॉल्ट लिंकेज ब्लॉक है वो कैसे होते हैं। बाकी मैंने कोवैलेंट एंड हाइड्रोजन दोनों को समझाया हुआ है। नेक्स्ट वन इज उद्यानिकी की तकनीकी कपड़ा श्रेणी में अंतर्गत आती है, यानी जो हॉर्टिकल्चर फॉल्स अंडर द टेक्निकल टेक्सटाइल कैटेगरी ऑफ, किस में आता है बेसिकली आपका, सो है होमेटेक, जियोटेक, एग्रोटेक या फिर बल्डिड टेक। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द बल्डिड टेक। नेक्स्ट वन इज which among of the following fiber has the highest ultraviolet protection फैक्टर, यानी निम्न में से कौन सा ऐसा वस्त्र ऐसा है जो पराबैंगनी सुरक्षा का सबसे बड़ा है, मतलब पराबैंगनी सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन है रॉ कॉटन, पॉलिस्टर, विस्कस या फिर ब्लीच्ड जो कॉटन होते हैं, यानी जो ब्लीच्ड कॉटन है वो सही होगा। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को आप कितने भी अल्ट्रावायलेट किरणों में रखें उसका जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रॉ कॉटन है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा आपका, जो विस्कॉस है इस पर भी पड़ेगा, और जो ब्लीच किया हुआ कॉटन है उस पर भी पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक फाइबर विच वेरी हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो बहुत हाइएस्ट है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाइएस्ट है। ऑप्शन है पीबीआई फाइबर्स, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द एक्रिलिक जो होता है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इन तीनों से जो है वो अधिक है। द गैस अंडर द इन्फ्लेशन ऑफ एयर बैग। सो ऑप्शन इसमें गिवन है आपके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड नाइट्रोजन। सो ये जो बेसिकली जो एयर बैग को फुलाने में जो गैस यूज़ की जाती है वो गैस हमारी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसके अंदर आती है और एयर बैग जो है फूलते हैं। टायर कॉर्ड के सॉरी सो जो टायर कार्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र उपयुक्त है। ऑप्शन गिवन है कॉटन, वूल, पॉली पॉलीप्रोप्लीन या फिर नायलॉन। सो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट होता है, यानी जो उसके लिए उपयुक्त होता है वो हमारा हो जाता है कॉटन, यानी सस्टेनेबल फाइबर अमंग्स द फॉलोइंग फॉर द टाइप्स कॉर्ड इज कॉटन। कॉटन में ही, कॉटन से ही बेसिकली कॉर्ड का जो है वीविंग कॉर्ड ही बुनाई होती है। वूल, पॉलिस्टर, नायलॉन का उसमें कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ डिस्पेरिजिंग एजेंट इज, यानी जो परिष्पेषण कारक का क्या करते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके, टू वेट द फाइबर यूनिफॉर्मली, यानी समान रूप से फाइबर को गीला करते हैं, या झाग के गठन को अनुमत करते हैं यानी फॉर्मिंग करते हैं, अलाव करते हैं यानी फॉर्मिंग को जो है फॉर्मेशन के लिए, या फिर पुंज के निर्माण को रोकना यानी प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मास, या फिर टू इंक्रीज द रेट ऑफ डाइंग, यानी जो रंजक की दर है उनको इंक्रीज करते हैं। सो इसमें बेसिकली ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं जो रंगने के दर है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। रिकमेंडेड ब्लीचेस फॉर नायलॉन आर, नायलॉन के लिए जो ब्लीच है वो कौन सा उपयुक्त है। ऑप्शन गिवन है आपका, नॉन क्लोराइडेड टाइप्स के जो ब्लीच हैं, या फिर क्लोरीन युक्त जो ब्लीच हैं यानी क्लोराइड टाइप्स के, या फिर आपके हाइपोक्लोराइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो जो नायलॉन के लिए सही होता है वो हमारा होता है नॉन क्लोराइडेड टाइप्स।
ब्लीच जो होता है उसके लिए सही होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है एक कमजोर क्या है, क्षार, अम्ल, उदासीन यौगिक या फिर कमजोर यानी वीक एल्कलाइन। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द वीक एल्कलाइन। सोडा एस का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पेरोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द सोडियम हाइड्रो सॉरी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज एक कीचड़ टैंक में मुख्य रूप से उत्पादित गैस कौन सी उसमें गैस बेसिकली हो सकती है। ऑप्शन पूछा है स्लस टैंक है, स्लस टैंक है। द गैस मेनली प्रोड्यूस कौन सी गैस प्रोड्यूस कर सकती है एक स्लस से भरी टैंक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो सभी को पता है कि यदि एक स्लस से भरी जो टैंक है वो बेसिकली हमारी नाइट्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करती है। स्कंद जिसका उपयोग आमतौर पर अपशिष्ट के उपचार के लिए नहीं किया जाता है वह है फिटकरी, फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट या फिर क्लोरीनी युक्त कॉपर्स। सो जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दैट इज द फेरिक सल्फेट। नेक्स्ट वन इज औद्योगिक अपशिष्ट जल की एक यौगिक विशेषताओं को इंगित करता है, वायरस, पैथोजन, बैक्टीरिया या फिर ऑल ऑफ दीज। सो ये बेसिकली करता है पैथोजन। नेक्स्ट वन इज अपशिष्ट को कम से कम करने का क्रय क्या होता है, यानी रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिकवर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल या फिर रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर या फिर रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल या फिर रिकवर। सो इसका जो सही सीक्वेंस होता है वो हमारा होता है रिकवर, रिड्यूस, री यूज एंड रिसाइकल। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सेकेंड नंबर। नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन्स फिल्ट्रेशन इज डैश ट्रीटमेंट्स, झिल्ली निस्यंदन है एक प्रकार का क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी यानी तृतीयक या फिर केमिकल। सो ये हमारा हो जाता है प्राइमरी। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द यानी निम्न में से कौन सा एक प्रछंदक है। ऑप्शन गिवन है आपके लिशापुल डब्लू, रुगुलाइची या फिर सिटामोल एस या फिर ईडीटीए। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ईडीटीए। ईडीटीए को मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको कवर करा दूंगी कि ईडीटीए बेसिकली है क्या। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक थिकनर नीड डैश एडिशन, जो सिंथेटिक थिकनर होते हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इसमें उनकी ज़रूरत होती है, एसिटिक एसिड या फिर Na2SO4, अमोनिया या फिर ऑक्सीकरण जो है एजेंट है उनकी। तो बेसिकली इसको जो सिंथेटिक थिकनर्स हैं, देखिए इसमें जो है सिंथेटिक थिकनर भी आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन से थिकनर हैं और कौन से बेसिकली नेचुरल थिकनर्स हैं, कौन से आपके सिंथेटिक थिकनर्स हैं। तो सिंथेटिक थिकनर्स को जो बेसिकली मिश्रित करने की आवश्यकता होती है वो हमारा Na2SO4। नेक्स्ट वन इज क्रियात्मक छपाई के लिए किस स्थूलक का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट थिकनर इज यूज फॉर द रिएक्टिव प्रिंटिंग, यानी जो रिएक्टिव प्रिंटिंग है उसमें कौन सा थिकनर यूज करेंगे, स्टार्च, गम एर ग्वार गम या फिर सोडियम, आपका सोडियम एल्गिनेट या फिर CMSE। सो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो हम इसमें यूज़ करते हैं सोडियम एल्गिनेट, यानी जब भी हम रिएक्टिव प्रिंटिंग में जो थिकनर होता है उसमें सोडियम एल्गिनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिएक्टिव प्रिंट धोने के लिए कौन से एजेंट का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन है नॉन फॉर्मिंग या फिर आयोनिक हो गया या फिर नॉन आयोनिक हो गया या फिर आपका कैटियोनिक हो गया यानी धनायनित हो गया। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द आयनियोनिक बॉन्ड जो होता है वो हमारे लिए इसके लिए सही होता है। रामाजोल, देखिए रामाजोल से फिर आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया, रामाजोल रंजक के माध्यम से डिस्चार्ज प्रिंटिंग करते समय किस थिकनर का, थिकनर से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आया है, किस थिकनर का बेसिकली यूज़ किया जाता है, स्टार्च, सोडियम एल्गिनेट या फिर इंडोलका या फिर हमारा मोडिफाइड ग्वार गम आ जाता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दैट इज़ द मोडिफाइड ग्वार गम। नेक्स्ट वन इज डिस्पर्स रंजन निम्न में से मुख्य रूप से किसके मुद्रण के लिए उपयुक्त है, यानी जो डिस्पर्स डाई इज मेनली यूज किया जाता है किसके प्रिंटिंग के लिए, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर या फिर वूल।
सो ये बेसिकली किया जाता है पॉलिस्टर के लिए। व्हाट इज़ द बेस्ट डाई फॉर द सिल्क, इसमें से कौन सी ऐसी है जो बेस्ट डाई है सिल्क के लिए? वेट, एजोई, एसिड या फिर डायरेक्ट डाई? सो जो वेट डाई के लिए जो यूज़फुल होती है डाई, जो अच्छी डाई मानी जाती है, वो हमारी आ जाती है वेट डाई। यानी जो वेट डाई है ये एजोई सॉरी रेशम के लिए यानी शिल के लिए सही मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। गुजरात और राजस्थान में वस्त्रों की छपाई करने वाले जो कारीगर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चेक्स या फिर रंगरेज या फिर छिपागर या फिर हमारे सल्वनेंस। सो इसमें जो वहाँ के जो होते हैं उन्हें बेसिकली कहा जाता है छिपागर। स्क्रीन प्रिंटिंग का आधार क्या है, यानी व्हाट इज द बेसिस ऑफ स्क्रीन प्रिंटिंग? स्क्रीन प्रिंटिंग का आधार क्या है? ट्रांसफर प्रिंटिंग, स्टेंशिल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग तो आपका इसमें होगा नहीं, और या फिर फॉक पेंटिंग। सो जो भी स्क्रीन पेंटिंग की जाती है, स्क्रीन पेंटिंग के लिए बेसिकली ट्रांसफ़र प्रिंटिंग का वर्ड्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्क्रीन पे पहले जो है मोटिव्स जो होते हैं, जो भी डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किए होते हैं उन्हें आप प्रॉपर उस पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद चारों तरफ एनिमल्स लगाए जाते हैं, यानी रंजक पदार्थ लगाए जाते हैं, जिससे जब रंगाई की प्रक्रिया हो तो वस्त्र पे अलग कोई जो है कलर ना चढ़े। केवल जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है, जो भी मोटिव बनाए, वो आपके वस्त्र पे उभर के आए। वेयर इज़ वूल वैक्स यूज फॉर? वूल के मोम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? वुड पॉलिश के लिए या फिर सोप के लिए या फिर लिपस्टिक के लिए या फिर जो है कॉस्मेटिक कोई भी प्रसाधन बनाने के लिए? तो इसमें बेसिकली किया जाता है वुड पॉलिश के लिए। जो वूल के वैक्स बनाए जाते हैं वो वुड पॉलिश के लिए उपयोग किए जाते हैं। कियरिंग कुछ और नहीं बल्कि डैश है, क्या है? डिसाइजिंग करना, ये भी मैंने आपको टर्म बता दिया है। स्कोरिंग करना, ब्लीचिंग करना आप सभी को पता होगा, या फिर सॉफ्टनिंग करना यानी उसको सॉफ्ट करना, नरम करना, मुलायम बनाना। तो जो इसमें अब बेसिकली जो केयरिंग की जाती है वो हमारी की जाती है स्कोरिंग प्रोसेस, यानी शोधन प्रोसेस, यानी स्कोरिंग करना। नेक्स्ट वन इज प्रत्यक्ष रंगों की रंग स्थिरता में सुधार करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? यानी जो भी फास्टनर है उनको इम्प्रूव कलर, यानी उसमें क्या ऐड किया जाए कि उनके जो है कलर जो है इम्प्रूव हो जाए, फास्टनेस यानी उनकी स्थिरता जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट या फिर एल्युमिनियम सल्फेट। सो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो इसके लिए यूज़ किया जाता है ताकि उनकी जो है इम्प्रूव हो जाए कलर, कलर फास्टनेस जो है सो ना हो और वो इम्प्रूव हो जाए, वो हमारा हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनाइट, कार्बोनेट सॉरी। एंड रंजन रंजक के रंग प्रदान करने वाले घटक को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑक्सोक्रोम, सबस्ट्रेट, क्रोमोफोर या क्रोमोसोम्स। तो इन दोनों को मैंने नहीं बताया है, मैं नोट कर ले रही हूँ। 3 एंड 4 नंबर मैं आपको समझा दूंगी कि ये दोनों बेसिकली है क्या। जब भी ह्यू तो आप सभी को यहाँ पता ही होगा, जब भी ह्यू यानी प्योर कलर यानी ओरिजिनल कलर, तो यू में इन दोनों का वर्क होता है। आगे मैं आपको बाई फिगर से जो है समझा दूंगी। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द क्रोमोफोर। नेक्स्ट वन इज अ डाई डैश एक विशिष्ट नीले रंग का रंजक है। ऑप्शन गिवन है आपके एनिलिन, नेफ्थॉल, सल्फर या फिर इंडिगो। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिगो, क्योंकि एज वी ऑल नो इंडिगो जो होता है ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, नीला कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज पॉलिस्टर और अन्य ताप शून्य तंतुओं, यानी जो भी आपके थर्मोप्लास्टिक्स हैं, फाइबर विद द डिस्पर्स डाई। ऑप्शन गिवन है आपके डिस्चार्ज प्रिंटिंग, डायरेक्ट प्रिंटिंग, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग या फिर बर्न आउट प्रिंटिंग। सो जो भी डिस्पर्स रंजकों के छपाई का एक तरीका होता है वो हमारा आ जाता है हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग। नेक्स्ट वन इज रंग को स्थानांतरित करने के बाद उत्कीर्ण रोलर जो जिस पीतल के ब्लेड से किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन गिवन है आपके डॉक्टर नीडल, डॉक्टर कैलेंडर या फिर लिंक डॉक्टर या फिर आपके एग्रीवेट प्लेट। सो एग्रीवेट प्लेट, सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होता है हमारा एग्रीवेट प्लेट। सो आज हमने टोटल 60 क्वेश्चन किए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचे हैं आपके टोटल 150 क्वेश्चन है इसमें।
तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे हम आपका कल। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज मॉर्निंग में ही मैंने फर्स्ट पेपर की ये जो है इसको इसमें जितने भी रिसर्च के टाइप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च को बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप यहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, वो डीडीयू यूनिवर्सिटी में जो है आप डीडीयू यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप कैसे डीडीयू से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, इस वीडियो से जाके आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैट जीपीटी और आप जो डीप सीख है इनको कैसे यूज़ करेंगे उनको भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। मूक में यानी स्वयं जो प्लेटफॉर्म है उस पे आप कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, वहाँ पे कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लर्निंग वहाँ से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इन सारी वीडियोज़ में बताए हैं, तो आप जा कर के यहाँ से कवर्स कर सकते हैं। आई होप आपको आज की सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसे करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।